आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू सेना हो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये आईएसआई जो पाकिस्तान की है और चाइना के साथ मिलकर ये सारी गतिविधियां देश को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। और जो दूसरी नॉन आरएसएस और बीजेपी पार्टियां हैं वो संविधान को पालन करेंगी, इससे ज्यादा कोई कुछ कह भी नहीं रहा, और भारत के हक में काम करेंगी। चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की जो ताकतें हैं उनको रोकेंगी। और सरकार, ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार आज पूरी ताकत लगा रही है कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सारे गवाह टूट जाएं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी उन आदेशों की अवहेलना हो रही है, उनके खिलाफ जाके काम कर रही है पुलिस। इसको अवमानना मानना तो एक जाहिर सी बात है, लेकिन अवमानना वो पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं जो इसके खिलाफ एफआईआर नहीं कर रहे, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों को अपने आप एफआईआर दर्ज करने की डायरेक्शंस माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है। तो जो गलत काम कर रहे हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, उनकी जिम्मेदारी छोटी होती है, क्योंकि जो आरएसएस के लोग सरकारी संस्थानों में घुसे हुए हैं उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक ये सब चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि ये लोग आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू सेना हो, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये आईएसआई जो पाकिस्तान की है और चाइना के साथ मिलकर ये सारी गतिविधियां देश को कमज़ोर करने के लिए कर रहे हैं, और ये करते रहेंगे जब तक जो नॉन आरएसएस की ताकतें हैं, जो आरएसएस से हट के ताकतें हैं, वो देश को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए इन लोगों को इनकी सही जगह सलाखों के पीछे यानी कि जेल के पीछे कानूनी कार्रवाई करके नहीं भिजवाएंगे। इस केस में भी अशोक गहलोत सरकार की मैं गलती मानता हूं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना उन्होंने नहीं की है। कर्नाटक के चुनाव में जो भारत के संविधान और कानून को लागू करने के वादे की वजह से जो कर्नाटक के लोगों ने वोट दिए थे, ये राजस्थान और जो दूसरी जगह छत्तीसगढ़ में भी, वहाँ आपने देखा होगा क्रिश्चियन की जो चर्च, घर के अंदर क्रिश्चियंस को घुस के इसलिए मारा गया था कि वो अपनी जो आराधना या जिसको कहते हैं अपनी जो वर्शिप अपने घर के अंदर कर रहे थे, तो वहाँ भी कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं हुई बजरंग दल के लोगों के खिलाफ। यहाँ भी ये जो आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं एक, उनके खिलाफ अभी तक कोई कानूनी सख्त कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि जानबूझ के उन्होंने अपना वीडियो भी पब्लिक डोमेन में डाला था कि पूरी दुनिया के सामने वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ा रही हैं, और ना सिर्फ धज्जियां उड़ा रही हैं, ये भी बता रही हैं कि कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगी, ये वो खुलेआम दुनिया को बता रही हैं। देखिए, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि सेकुलर लफ्ज़ बोलने की बजाय आपको संवैधानिक सरकारें जो बताती हैं अपने आप को कि हम संविधान की जो शपथ लेके बैठे हैं वो सच्ची शपथ लेके बैठे हैं, ये अशोक गहलोत साहब से सवाल करना चाहिए, और ये कांग्रेस की हाई कमांड से आपको सवाल करना चाहिए कि किस वजह से अशोक गहलोत साहब के अंडर जो पुलिस आती है उन्होंने अब तक इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई यानी कि यूएपीए का, आतंकवाद का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया। तो क्या कर्नाटक में भी बजरंग दल को बैन नहीं किया जाएगा? जब कर्नाटक में भी उनके खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा? ये सवाल जो ईमानदार जर्नलिस्ट हैं अभी से कांग्रेस पार्टी से पूछने शुरू कर देने चाहिए, नहीं तो अल्टीमेटली इसका नुकसान देश के जो संवैधानिक पार्टियां हैं उनको होगा, और आरएसएस और बीजेपी को फायदा होगा अगर अब भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के इन संगठनों के खिलाफ यूएपीए यानी आतंकवाद के मुकदमे दर्ज नहीं किए गए। नहीं, वो एक लंबे टाइम तक कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी ऐसी रखी थी कि वो एक तरह का हिंदुत्व रखते हैं और आरएसएस और बीजेपी दूसरे तरह का हिंदुत्व रखती है। वो पॉलिसी उनकी हर जगह नाकाम हुई, आप लोगों ने देखा, क्योंकि भारत देश की जनता ये नहीं चाहती, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग ये नहीं चाहते। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की वजह जो है मैंने पहले भी बताई है और आज मैं फिर आपके सामने बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ। एक वजह उसकी बड़ी ये थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया गया था। मैंने उस टाइम भी इस फैसले की तारीफ की थी कि ये पहला कोई बहुत अच्छा काम कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम किया है बहुत दिनों बाद। एक वजह कर्नाटक की वो थी, वहाँ 17-18% एससी कम्युनिटी के वोट हैं और 7 से 8% शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के वोट हैं कर्नाटक में, ये बात नहीं भूलनी चाहिए।
तीसरी बात के मुस्लिम कम्युनिटी के वहाँ 13-13.5% वोट हैं। ये सारे मिला और अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के 2% मान लिए जाए तो करीब 40% वोट, और कांग्रेस के 42% कुछ वोट आए, 43% से कम वोट आए। 40% वोट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ के हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के। कर्नाटक में खरगे साहब को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया, उसका फ़ायदा ये तीनों कम्युनिटीज़ ने मजबूती के साथ वोट दिया। चौथी कम्युनिटी जो थी वो लिंगायत कम्युनिटी, जो बहुत दिनों से उनकी मांग रही है कि हम एक अलग धर्म है, हम भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, उन्होंने वोट दिए हैं कांग्रेस पार्टी को। बाकी जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो भी कांग्रेस पार्टी को मिला है। जेडीएस की मैं तारीफ करूंगा यहाँ पे कि जेडीएस ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबली, अगर वो एकदम सेल्फिश बन के अपनी कैंपेनिंग करते तो शायद ये स्थिति ना होती कांग्रेस की। उन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ जेडीएस ने अपनी कैंपेनिंग की, उन्होंने कोई सेल्फिश तरीके से अपनी कैंपेनिंग नहीं की, तो इस वजह से ये सरकार बनी है। लेकिन अगर ये जनता को धोखा देगी सरकार, अगर ये जनता को धोखा देगी, यानी कि अपना जो मुद्दे थे उस मुद्दों पे नहीं चलेगी, तो वो इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी जो है फिर वो आरएसएस की मदद करेगी। क्योंकि ये मैनिफेस्टो साफ है, इतना बड़ा जो बहुमत मिला वो साफ तौर पे इस बात के लिए मिला है कि कांग्रेस पार्टी और जो दूसरी नॉन आरएसएस और बीजेपी पार्टियां हैं वो संविधान को पालन करेंगी, इससे ज़्यादा कोई कुछ कह भी नहीं रहा है, और भारत के हक में काम करेंगी। चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके हिंदू राष्ट्र बनाने की जो ताकतें हैं उनको रोकेंगी। अगर ये नहीं करेंगी कांग्रेस पार्टी या दूसरी ऑपोजिशन पार्टियां, तो उसका अंजाम यही होगा कि आरएसएस फिर मजबूत हो जाएगी, बीजेपी फिर मजबूत हो जाएगी। सर, हम जानना आपसे हम ये भी चाहेंगे कि क्या साध्वी प्राची की इस स्पीच को हेट स्पीच के दर्जे में रखा जा सकता है या रखा जाना चाहिए? क्या ये वाकई हेट स्पीच है जिस तरह से बयान दिया गया है? हेट स्पीच से कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये आतंकवादी गतिविधि है, ये उसी तरह की आतंकवादी गतिविधि है जिस आतंकवादी गतिविधि में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, कि जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है साध्वी, वो भी साध्वी हैं, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये उसी तरीके की आतंकवादी गतिविधि है जिसके लिए वो इतने सारे मुकदमे झेल रही हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन देश के एक बहुत बड़े ईमानदार और बहादुर देशभक्त पुलिस ऑफिसर हैं जो हेमंत करकरे साहब थे, उन्होंने की थी। और सरकार, ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार आज पूरी ताकत लगा रही है कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के सारे गवाह टूट जाएं, उनके सारे गवाह हॉस्टाइल हो रहे हैं। अगर आप लोग इस पर भी एक स्टोरी करनी चाहिए आपको अलग से। एनआईए जो है वो बिल्कुल भी ठीक से उसमें पैरवी नहीं कर रही है और सारे गवाह उसमें हॉस्टाइल हो रहे हैं उनको बरी कराने के लिए। लेकिन ये एनआईए के ऑफिसर्स के खिलाफ भी आप लोगों को एक स्टोरी करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से इन एनआईए के ऑफिसर्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग जो है भारत के जो संविधानवादी लोग हैं उन्हें करनी चाहिए। सबसे पहले तो कांग्रेस हाईकमांड को ये एक्शन लेना चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी उन आदेशों की अवहेलना हो रही है, उनके खिलाफ जाके काम कर रही है पुलिस। नहीं तो अभी तक यूएपीए का मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए था। ये नहीं कर रहे हैं तो ये इस बात का साफ सबूत है कि कर्नाटक में भी, और आज भी कर्नाटक में वही हो रहा है जो राजस्थान में पिछले 5 साल से, ऑलमोस्ट 4 साल से हो रहा था, और जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आरएसएस के जो एजेंट हैं जो राजस्थान कांग्रेस में और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदर तक घुसे हुए हैं, वो आरएसएस का एजेंडा फॉरवर्ड करा रहे हैं, वो हिंदुत्व का एजेंडा सरकारों से वहाँ इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, ताकि आरएसएस और बीजेपी मजबूती के साथ दोबारा राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में आ सके। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़ी लॉबी है जो अभी भी कर्नाटक में, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये जो यहाँ दिल्ली के जो बड़े बड़े राहुल गांधी जी के चारों तरफ जो लोग हैं ना, बड़े बड़े लीडर्स हैं जो टेलीविज़न पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स ही अगर सीडीआर देख लिए जाएंगे तो नज़र आ जाएगा कि वो किस किस कांग्रेस के लीडर से क्या क्या साठ गांठ कर रहे थे कि हम जो हैं, जो मैंडेट है जनता का मैंडेट है किसी
ऐसे व्यक्ति को जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आता हो, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आता हो, या ओबीसी कम्युनिटी से आता हो, लिंगायत कम्युनिटी से आता हो, उसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए। लेकिन प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, जो कोठरी राहुल गांधी जी के चारों तरफ है, वो उसके अगर CDRs ही निकाल के देख लिए जाएंगे ना अब से 2-3 महीने पहले के, तो साफ नजर आ जाएगा वो किस व्यक्ति की पैरवी यहाँ कर रहे थे, किस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कितने लोगों ने सुपारी ले रखी थी, और उस सुपारी के तहत क्या क्या हुआ है, ये खेल भी सिर्फ CDR से ही नजर आ जाएगा।